नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात के इस बेहतरीन मंच पर। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट उदय भान सिंह राठौड़ उर्फ रवि आपके सामने आज एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी लेकर पेश हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है दो हंस। दोस्तों, हमारे द्वारा कही गई कहानियाँ अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। दोस्तों, आज कहानी जो हम लेकर आए हैं वो बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, जो हमारे समाज में आजकल बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है, उस के ऊपर ये कहानी निर्धारित है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक समय की बात के इस मंच पर। तो दोस्तों, एक समय की बात है, हिमालय पर एक मानस झील थी। उस मानस झील में सभी पशु पक्षी एक साथ मिलकर बड़ी शांतिपूर्ण और सरलतापूर्ण अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो झील भी एक स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी, क्योंकि वहाँ पर आपस में तालमेल और भाईचारा इतना था कि वो उस झील की सुंदरता को और बढ़ा देता था। दोस्तों, वहीं उस झील में दो हंस भी थे। हंस वैसे बहुत सारे हंस थे, लेकिन उसमें से दो हंस थे वो बहुत ही आकर्षण और दिखने में अत्यंत सुंदर लगते थे। दोस्तों, उनकी सुंदरता जब लोग देखते उनको तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे उन्हें देखते ही। किस लिए? वो बहुत ही आकर्षण और सुंदर थे, और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी दोनों एक जैसे थे। दोनों का रंग रूप और जो हाव भाव, मतलब यहाँ तक कि गुण चाल चलन जो भी था वो सब एक समान था। तो ये जो था वो उनकी महानता में चार चांद लगाने वाला था। लेकिन उसमें से दोस्तों एक राजा था और एक सेनापति था। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम था सुकुमा। दोनों बहुत ही सरलता से राजा, सेनापति और अन्य जो पशु पक्षी थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से उस बगीचे में रहते और अपना जीवन यापन करते। उन सबकी सुंदरता और उनका आकर्षण लोगों को अत्यंत भावपूर्ण कर देता, और इस चीज़ की जो चर्चाएं थीं वो देश विदेश में होने लगी। मानस झील की जो चर्चा है देश विदेश में होने लगी कि मानस झील जो है स्वर्ग के समान सुंदर है। अगर किसी को पृथ्वी पर स्वर्ग देखना हो तो मानस झील चला जाए। ऐसी बातें होने लगीं चारों तरफ। कवि जो थे वो अपनी कविताओं में इसका बाखूबी से वर्णन करने लगे। अपनी कविताएं गाते उसमें मानस झील का जो वर्णन होता वो हर्षोल्लास के साथ करते। जो जोशीले कवि थे वो जोश भरी कविताओं के साथ अपने इस मानस झील के दो हंसों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से वर्णन करते। तो पूरे देश विदेश में लोग उन्हें देखने के लिए, उनकी समानता देखने के लिए, पहुंचने के लिए आतुर होने लगते। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पता लगता है वाराणसी के जो महाराजा थे उनको उस झील के बारे में पता लगता है। तो वो उस झील के बारे में सुनते हैं कि स्वर्ग से भी सुंदर जो है वो मानस झील है इस पृथ्वी पर। अगर स्वर्ग देखना है वाकई में तो मानस झील में को देख लो, आपको स्वर्ग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना आकर्षक और मनमोहक दृश्य है। महाराजा बहुत ही उत्सुकता के साथ अपने सैनिकों से कहते हैं कि मुझे भी देखना है वो दृश्य, वो हंसों का दृश्य मुझे भी देखना है एक बार। तो राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जैसी मानस झील है उससे भी अत्यंत सुंदर हम अपने राज्य में एक झील का निर्माण कराएं। और राजा का ऑर्डर होता है, प्रस्ताव पास होता है, और भाइयों एक झील बनकर वाराणसी में भी तैयार कर दी जाती है। वो भी
स्वर्ग के समान थी, क्योंकि उस झील के आसपास अनेकों प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेकों प्रकार के अनेकों रंगों के फूल और फल के पेड़ सभी एक दूसरे के पास लगाए जाते हैं, जो उसकी शोभा अत्यंत गंभीर और मनमोहक कर देते थे। वो झील भी एक सुंदर स्वर्ग, मतलब इतना सुंदर आकर्षक था वहां का कि लोग उसे भी देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उस झील में अगर कमी थी दोस्तों, तो उस मानस झील के वो परम सुंदर और आकर्षण हंसों की थी। वो हंस कहाँ से आए? राजा भी इसी फिराक में रहते, कैसे भी हंसों का जोड़ा जो है वो हमारी झीलों में आ जाए। लेकिन झीलों में आए तो आए कैसे? किस लिए? वो हंसों का जोड़ा रहता है तो वो तो रहता है मानस झील में। वहां से उनको कैसे लाया जाए? इसी विचार में महाराजा हमेशा रहते थे। तो ये जो खबर थी वो चारों तरफ फैलते फैलते उस मानस झील में भी पर्यटकों द्वारा जग गई। वहाँ पर्यटकों ने बात की कि एक वाराणसी में भी झील है, वो भी अत्यंत स्वर्ग जैसी सुंदर है। वहाँ अगर कुछ नहीं है तो ये हंसों का जोड़ा नहीं है, बाकी वो भी अत्यंत सुंदर है। ये बात सुनकर जो वहाँ और हंस थे, उन्होंने राजा को अपनी इच्छा जताई कि मैं भी वाराणसी की जो झील है वो देखना चाहता हूँ। लेकिन जो राजा था धृतराष्ट्र, वो बहुत दूरदर्शी राजा था। बहुत दूर की उसकी सोच थी, उसके विचार थे। उसे पता था कि कहीं अगर हम लोग गए तो वहाँ का राजा हमें कैद कर लेगा और अपनी झील में ही आजीवन रखेगा। तो इस वजह से उसने अपने सभी साथियों से मना किया कि वाराणसी की झील में नहीं चलते हैं। लेकिन कोई भी साथी राजा की इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। उनकी एक ही जिद थी कि हमें वाराणसी की झील देखना है और जाना है। जब राजा धृतराष्ट्र ने यह सोचा कि कोई मान नहीं रहा है और वो झील देखने के लिए तत्पर है, तो उन्होंने कहा कि अपनी प्रजा को अकेले नहीं छोड़ सकते। इस वजह से राजा जो हैं वो भी उन हंसों के साथ चलना शुरू करते हैं, वहां से उड़ान भरते हैं और बनारस झील की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, वाराणसी की झील आ जाती है और हंस लोग जो हैं वहाँ पर उतर जाते हैं। अब वहाँ पर जो पर्यटक थे, वहाँ की जो प्रजा थी, वहाँ की जनता, चारों तरफ हर्षोल्लास हो जाता है कि राजा जी की झील में मानस झील के जो दो हंस हैं वो आ गए। और वास्तविकता में जब हंस उस झील के पास आते हैं तो झील का नज़ारा कुछ इतना मनमोहक और आकर्षण हो जाता है कि वहाँ की प्रजा और जनता उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो एक जैसे हंस, उनकी सुंदरता का वर्णन ऐसे मान लीजिए जैसे ऐसे सोने की चोंच चमक रही हो, सोने के पैर हों, और उनके पंख तो ऐसे मानो जैसे बादलों से भी सफेद उनकी पंखों के रंग हो चुका। धीमे धीमे ये बात राजा के पास पहुंचती है कि मानस झील के जो हंस हैं वो आपकी झील में आ चुके हैं। राजा अत्यंत खुश होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठहर जाता है। वो समझ जाता है कि ये हंस यहाँ से उड़कर किसी ना किसी दिन अपने घर भी चले जाएंगे। इसी सोच फिराक में राजा एक युक्ति निकालता है। वो सोचता है क्यों ना इन हंसों को पकड़ लिया जाए और आजीवन अपनी ही झील में रखा जाए। तो राजा सैनिकों को आज्ञा देता है और जाल बिछवाता है और झील के चारों तरफ जाल लगा दिया जाता है। राजा रात में सोता है और जब धृतराष्ट्र सोता रहता है हंसों का राजा, फिर अचानक उसकी नींद खुलती है। तो वो भ्रमण करने के लिए थोड़ा चलता है। जब वो थोड़ा चलता है तो उसका पैर जो है उस जाल में फंस जाता है। और पैर जब जाल में फंसता है तो वो समझ जाता है कि हमें पकड़ने के लिए युक्ति बनाई जा चुकी है।
जो वो पहले से ही सोच चुका होता है कि मुझे पकड़ा जाएगा, और यही बात उसने अपने साथियों को बताई थी। लेकिन उसकी बात का किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम आज हुआ कि राजा का पैर उसमें फंस जाता है। लेकिन फिर भी राजा अपनी दृढ़ शक्ति और धैर्य के साथ अपनी आवाज में, अपनी हंसों की आवाज में चिल्लाना शुरू करता है और बोलता है, सभी लोग यहां से निकलकर उड़ जाओ, नहीं तो सभी मारे जाओगे या यहीं आजीवन अपना जीवन व्यतीत करोगे। अगर जाना है अपने घर तो सभी निकल जाओ। और राजा की इस आवाज को सुनते सभी हंस उड़ जाते हैं, लेकिन उसका सेनापति सुकुमा अपने स्वामी को फंसा देखकर वहीं ठहर जाता है। जबकि राजा धृतराष्ट्र बहुत बार कहता है कि सुकुमा तू चला जा, नहीं तो मारा जाएगा, लेकिन वो अपनी स्वामी भक्ति के कारण अपने स्वामी को फंसा देखकर वो ठहर जाता है। वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता आपको छोड़कर, मैं अगर जीऊंगा आपके साथ, खुश रहूंगा आपके साथ, तो मरूंगा भी आपके साथ, आप ही के साथ दुख भी देखूंगा और दुखों का सामना भी आपके साथ ही करूंगा, लेकिन आपको छोड़कर कतई नहीं जाऊंगा। ये भक्ति जब वहां से सैनिक आते हैं, देखते हैं कि सुकुमा ऐसी बातें कर रहा है और सुकुमा अपने राजा के पैर को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा है, सारे प्रयत्न करता है, लेकिन वो राजा नहीं निकलता है। राजा मना करता है, लेकिन सुकुमा नहीं भागता। सैनिक भी आ जाते हैं, सब देख लेते हैं। तो सैनिक जो थे उसकी स्वामी भक्ति को देखकर बहुत ही मन में दया उमड़ आती है, उनके दयालुपन में आ जाते हैं और वो उनके जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं यहाँ तक कि तो वो सैनिक जो होते हैं वो राजा और सेनापति सुकुमा और धृतराष्ट्र को दोनों को छोड़ देते हैं, जाओ अपने सरोवर में जाओ, मेरा जो होगा वो देखा जाएगा, आप निकल जाओ। लेकिन धृतराष्ट्र, मैंने बताया था, बहुत ही दूरदर्शिता वाला राजा था। उसे लगता है ये सैनिक तो हमें छोड़ देगा, लेकिन जो यहाँ का वाराणसी का महाराज है वो किसी भी कीमत पर इस सैनिक को नहीं छोड़ेगा और इसे मृत्यु दंड की सजा अवश्य देगा। ये बात वो समझ चुका था। तो वो सैनिक से कहता मैं नहीं जाऊंगा, और सैनिक से यही बोलता है कि आप ऐसा करिए, अपने राजा के पास मुझे ले चलिए। तो वो कहता है कि राजा के पास अगर जाएंगे तो राजा आपको मार देगा। तो वो कहता है आप हमारे प्राणों की चिंता मत करिए, आप मुझे ले चलिए राजा के दरबार। तो सैनिक अपने दोनों कंधों पे उन हंसों को बिठाकर राज दरबार में लेके पहुंचता है। राज दरबारी जब ये नजारा देखते हैं तो सब दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, ये क्या हो रहा है। हंस जो हैं एक सैनिक की कंधों पर बैठे, ये माजरा क्या है, राजा भी नहीं समझ पाता ये क्या हो रहा है। राजा बड़ी उत्सुकता से पूछता है सैनिक से, ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूं, ये इतने सुंदर और आकर्षण हंस हमारे दरबार में क्या कर रहे हैं और आप उन्हें कंधे पर क्यों बिठाए। तो सैनिक जो है वो राजा को पूरी दास्तां सुनाता है कि ऐसी ऐसी बात हुई, हमने अपनी आज्ञा, आपकी आज्ञा के अनुसार इनको पकड़ा था और स्वामी भक्ति देखकर मेरा जो मन था वो हृदय दयालुता से भर जाता है। तो ये सब जो पूरी मतलब जो कहानी का वर्णन करता है, वहाँ पे जो बीती होती है जब राजा फंसा हुआ होता है, तो वहाँ का जो महाराजा होता है वो भी भावुक हो जाते हैं। जितने दरबारी होते हैं सबका दिल जो है वो करुणा और दयालुता से उनकी स्वामी भक्ति की देखकर और राजा की दृढ़ शक्ति और धैर्य को देखकर भर आता है। तो महाराजा भी फैसला लेते हैं कि सैनिक को मैंने माफ किया, लेकिन उस हंस राजा धृतराष्ट्र से वो एक निवेदन करते हैं कि क्यों ना आप जहां जाना हो बाद में चले जाना, हमारा एक निमंत्रण स्वीकार करें और कुछ समय हमारी झील में आप रहें। आपको सुंदरता जो आपकी है और आपको, आपके सेनापति को हमारी प्रजा, हमारे लोग कुछ दिन आपको देख सकें, जो दूर दूर तक नहीं जा पाते हैं, तो वो आपका इस सुंदरता को यहीं देख सकें और आप हमारा ये न्योता स्वीकार करें। तो हंस मान जाता है, धृतराष्ट्र मान जाता है और कुछ दिन उनकी खातिर नवाजी
स्वीकार करने के बाद, वहाँ झील में रहने के बाद फिर अपने घर मानस सरोवर के लिए दोनों सुकमा और धृतराष्ट्र उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही सुंदर सीख मिलती है कि दुख के समय हम अपनों को छोड़कर उड़ लेते हैं। उस सुकमा की तरह, उस सेनापति की तरह अपनों के साथ दुख में ठहरते नहीं। ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। अगर हमारा पारिवारिक भाई या कोई भी दोस्त या कहीं भी अगर हमें लगता है कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, उसका निकलना मुश्किल है, तो हम उड़ लेते हैं, हम उसका साथ नहीं देते हैं। ये समाज की सच्चाई है आज की। हम अपने बचाव करते हैं और सोचते हैं कहीं वो हमसे इस फंसी हुई जगह से निकलने के लिए मदद ना मांग दे, इसलिए हम उससे दूर हो जाते हैं कि जब बात ही नहीं होगी, जब मेल ही नहीं होगा, तो ये मदद मांगेगा क्या। लेकिन ये हमारे समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि अगर हमारा अपना भाई अगर किसी मुसीबत में है, हमारा अपना रिश्तेदार, तो हमें जितनी दम हो सके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि परिपूर्णता उसी की मदद करो, जितनी कोशिश हो सके उसकी मदद करो। मदद ना करो, उसका मोटिवेशन करो, उसका मनोबल बढ़ाओ, उसे सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाओ। ये तो कर ही सकते हैं, इसका तो कोई मोल नहीं होता। उसका मनोबल बढ़ाओ कि तुम अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। उसे धैर्य बनाओ, एक दिन होगा वो भी आपसे। और सबसे बड़ी दिक्कत आजकल के समाज की है कि हम किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। किस लिए? अगर वो दुखी होगा तो वो पीछे होगा, अगर सुखी है, समृद्ध है, तो वो आगे जाएगा, और जब आगे जाएगा तो ये हमारे लिए गलत बात होगी। हमारी यही सोच हमारी मानवता को घटाती है। ये सोच नहीं रखनी, हमें सोचना है कि हमारे समाज का हर हिस्सा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और हम एक चैलेंजिंग की तरफ बढ़ें। वो हमसे ऊपर बढ़े, हम उसके ऊपर बढ़ें, लेकिन खुशी खुशी बढ़ें, किसी से ईर्ष्या करके नहीं, सबकी मदद करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और आपसे नई कहानी और नए एपिसोड पे मिलना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिसने भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। हम आप लोगों के सामने बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ लेकर हमेशा आते रहेंगे। इस एक समय की बात के मंच पर मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौड़ रवि आपसे अभी इजाज़त लेता है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।